बरेली हिंसा पर दरगाह आला हजरत का फूटा गुस्सा, किया बड़ा खुलासा। तौकीर रजा के आह्वान पर हुए बरेली के बवाल के बाद अब दरगाह आला हजरत के खानदान की ओर से इस मामले में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ बड़ा बयान सामने आया है। देर रात दरगाह प्रमुख सुबहानी मियां के आवाज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौसीफ मियां ने परिवार का संयुक्त बयान पढ़कर सुनाया। बयान में आरोप लगाया कि बरेली के मुसलमानों को केवल धर्म के आधार पर सामूहिक सजा दी जा रही है। खानकाह आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़किया, नूरिया और खानकाह ताजुशरिया के जुमला जिम्मेदार हजरात, बिलखुसूस सरपरस्त आला जनाब मोहतरम हजरत मौलाना सुबहान रजा खां और काजी हिंदुस्तान हजरत मौलाना असजद रजा खां और खानकाह कादरिया रजिया के सज्जाद नशीन मौलाना अहसन रजा खां और हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी बुजुर्ग और अजीम शख्सियत मौलाना मन्नान रजा खां और जितने ख़ानदान आला हजरत के खुर्द कलां इनो आ जितने भी हैं, इन सब की तरफ से एक बयान मुत्तहदा तौर पर, मुत्तफ़क़ा तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी किया है। और इसके लिए तमाम ख़ानदान के लोगों ने मेरा इंतखाब किया कि आप इसको पढ़कर पेश करेंगे, तो मैं आपके सामने वो बयान पेश कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि बरेली जो है वो मरकज़ है, मुसलमानों का, सुन्नियों का मरकज़ है। यहाँ पर आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से सिर्फ ज्ञापन देने की बात की गई थी, उसमें कोई किसी तरह का दंगा फसाद या नारेबाजी का मामले के लिए जमा इकट्ठा नहीं हुए थे। और अगर तौकीर रजा खां को वो मस्जिद तक जाने देते और अपना ज्ञापन उनको पेश करने देते तो तौकीर रजा खां जो हैं अपने जिनको जमा किया था उनको वो वापस कर देते। उनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया, मस्जिद तक पहुंचने नहीं दिया गया, उनको नमाज भी पढ़ने नहीं दी गई। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ उससे कुछ हालात खराब हुए। इसलिए खानदान के तमाम अफराद की तरफ से मुत्तफ़क़ा जो फैसला है, जो बयान है, वो ये है कि बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्जाम लगा रही है। इंदिरा मार्केट के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बिल्डिंग की छत से कुछ लोग मुसलमानों और पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि मुसलमानों और पुलिस पर पथराव एक साजिश के तहत किया ताकि माहौल बिगड़े, मगर पुलिस जानबूझकर इसे नजर फेर रही है, नजरअंदाज कर रही है। बरेली शरीफ में लगातार बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बेगुनाहों को थाने में बुरी तरह मारपीट कर मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, जिससे वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे हैं। उन्हें खाने पीने तक को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर भर में बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर खड़े कर दिए गए और तोड़फोड़ की अवैध कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, दबिश के दौरान मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों पर जुल्म किए जा रहे हैं, बच्चों तक से मारपीट की जा रही है। मस्जिद में दबिश देकर इमामों और मुअज्जिनों का उत्पीड़न किया जा रहा है। खौफजदा करने वाली इस कार्रवाई की वजह से कई मस्जिदों में नमाजें तक नहीं हो पा रही हैं, जो अपने मजहब पर अमल करने के संवैधानिक अधिकार का खुल्लम खुल्ला हनन है। पुलिस नमाज पढ़ने के समय और तरीके तक पर आपत्ति कर रही है। पुलिस की जुल्म और ज्यादती से न सिर्फ बरेली शरीफ में खौफ का माहौल है, बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया भर में करोड़ों सुन्नी मुसलमानों में बेचैनी है।
ان تمام حالات کے مد نظر ہم یہ مانگ سامنے رکھتے ہیں پرشاسن کے اور شاسن کے، بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاری پر تتکال پربھاو سے روک لگائی جائے، پولیس کی منمانی دبشوں کو فوراً روکا جائے، بے گناہ مسلمانوں پر درج مقدمے ترنت واپس لے کر ان کو رہا کیا جائے، بلڈوزر کارروائی بھی فوراً روکی جائے اور دہشت کا ماحول ختم کیا جائے۔ اگر ہماری یہ مانگیں فوراً قبول نہ کی گئیں تو جلد ہی کوئی ٹھوس فیصلہ لیا جائے گا۔ تو یہ بریلی ہے اور بریلی عالم اسلام میں مسلمانوں کا ایک کیندر ہے، مرکز ہے، سینٹر ہے۔ تو یہاں پر جو دوسرے مقامات پر آئل آف محمد کے تعلق سے لوگوں نے اپنے اپنے گیاپن پیش کیے، میمورنڈم دیے، تو ظاہر ہے کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت آرام فرما رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے عشق رسالت کا پیغام دیا ہے۔ تو عشق رسالت کا پیغام عام کرنے کے لیے ہم ایک پیسفل طریقے سے توقیر رضا ایک گیاپن ہی تو دینا چاہتے تھے۔ کوئی کون سا وہاں لاٹھی ڈنڈے بم لے کے گئے تھے جو یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ دنگا کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ اب پتھر کن پھینکے، جنہوں نے پتھر پھینکے آپ ان کو اریسٹ کیجئے، ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کو اریسٹ مت کیجئے، مگر یہ جو گھر گھر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس کو پرشاسن کو سمجھنا چاہیے کہ بے گناہوں کو بالکل تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ کس طرح کا پروٹیسٹ کریں گے، کس طرح کا ٹھوس قدم اٹھائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ٹھوس قدم اٹھائیں گے، اگر مانگیں نہیں مانی تو کس طرح کا ٹھوس قدم اٹھائیں گے؟ تو وہ ہمارے بڑے جو کہیں گے وہ ہم اب آپ کو بتائیں گے۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ پروٹیسٹ کریں گے یا دھرنے پہ جائیں گے، وہ سب ابھی کوئی بات بتانے کی نہیں ہے۔ وہ جب ہمارے بڑے فیصلہ کریں گے وہ آپ کو بتایا جائے گا، وہ پرشاسن کو بتایا جائے گا کہ صاحب ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ہماری کوئی بات سن ہی نہیں رہا ہے، کہیں نہ شاسن سن رہا ہے نہ پرشاسن سن رہا ہے، اور پرشاسن کے تمام لوگوں سے اچھے معاملات تعلقات ہیں۔ یہاں آئے اور ہم لوگوں کو آشواسن دے کے گئے کہ ہم بے گناہوں کو پریشان نہیں کریں گے، اس کے باوجود تمام بے گناہوں کو پریشان کیا گیا ہے۔ بریلی کے جو حالات ہیں ان حالات کے مد نظر خاندان اعلیٰ حضرت کے تمام افراد نے، خاص طور سے حضرت مولانا سبحان رضا خان، حضرت مولانا اسجد رضا خان قاضی ہندوستان، حضرت مولانا منان رضا خان اور خانقاہ رضویہ کے سجادہ نشین مولانا احسن رضا خان، ان سب کی طرف سے اور بلکہ پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے کہ جو جمعے کے دن گیاپن دینے کے وقت جو حالات پیش آئے، لاٹھی چارج ہوا، وہ صرف مسلمانوں کو اوپر لاٹھی چارج کیا اور مسلمانوں کو زد و کوب کیا گیا۔ اس لیے خاندان کے تمام افراد نے مل کر ایک ڈیمانڈ پیش کی ہے پرشاسن کے سامنے کہ بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاری پر تتکال پربھاو سے روک لگائی جائے۔ یہ خاندان کے تمام لوگوں کی طرف سے یہ اپیل ہے۔ پولیس کی منمانی دبشوں کو فوراً روکا جائے، بے گناہ مسلمانوں پر درج مقدمے ترنت واپس لے کر ان کو رہا کیا جائے، بلڈوزر کارروائی بھی فوراً روکی جائے اور دہشت کا ماحول ختم کیا جائے۔ ہماری یہ مانگیں ہیں، ان مانگوں پر پرشاسن کو غور کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ایسی مانگیں نہیں ہیں جس پر وہ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ دربار اعلیٰ حضرت کی طرف سے پورے خاندان کا متفقہ یہ ایک فیصلہ ہے۔ سرکار یہ مانگ نہیں مانگتی، پرشاسن یہ مانگ نہیں مانگتا ہے، تو آپ کا اگلا پرشاسن کو ماننا چاہیے۔ آگے کیا کریں گے وہ جو ہمارے بڑے ہمارے ہیں وہ بتائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے۔ دلی کے ایک آشرم میں درجن بھر سے زیادہ مہیلاؤں کے یون اتپیڑن کے آروپوں سے گرے بابا چیتنیانند سرسوتی کے خلاف پولیس جانچ میں لگاتار نئے خلاصے ہو رہے ہیں۔ پولیس نے آروپی بابا کے موبائل فون سے کئی مہیلاؤں کے ساتھ کی گئی سندگھ چیٹس برآمد کی ہے، جن سے ان کے غلط ارادوں کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ان چیٹس میں بابا مہیلاؤں کو طرح طرح کے وعدے اور پرلوبھن دے کر پھنسانے کی کوشش کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی اس کی ڈیٹیل جانچ چل رہی ہے جی، اس کے ساتھ جو بھی اس کے خلاف آروپ ہے ان سب کا اس کے اگینسٹ ایویڈنس وغیرہ جٹایا جا رہا ہے،
और उसी के मद्देनज़र रखते उससे सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं और जो उसके साथ काम करते थे उनके साथ भी उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है। तो उसी से ताकि हम जो भी एविडेंस उसके अगेंस्ट जुटाए जाएं वो सब उसमें कार्रवाई चल रही है। महिलाओं को भी बुलाया गया था, उनके आमने सामने बिठा के पूछताछ की जा रही है, क्या है उनका क्या रोल आया सामने में? जी, वो 3 महिलाओं का खासकर ये था कि ये इसके साथ ही थे शुरू से, यही सारा इंस्टीट्यूट उसके बिहाफ पे देखते थे और उसके जैसे वो कहता था वैसी वो कार्रवाई करते थे। उनके खिलाफ ये आरोप हैं, वही आरोपों की आगे उनके अगेंस्ट एविडेंस और इसके साथ बातचीत में क्या आ रहा है उसको जुटा के उसके खिलाफ उनका रोल एस्टेब्लिश किया जा रहा है। किस तरह के मैसेज अभी तक उसने क्या बताया, किस तरह के मैसेज जो है वो रिकवर किए गए हैं जो उनसे महिलाओं को प्रलोभन देता था, क्या बोल के गया था? ये कई सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग अपने आप को जैसे एक इन्फ्लुएंशियल आदमी बताता था कि ये हर किसी को जानता है और कुछ भी काम करा सकता है। तो कईयों का जैसे लगता है कि उनको नौकरी देने का झांसा दिया होगा कि जी आपका जो नौकरी दिलवा देंगे, तो कईयों के उसमें उन्होंने अपने बायोडाटा इसको भेज रखे हैं जिसके लिए कहता है मैं आगे बात कर ली है। तो उस तरह से अलग अलग तरीके से इसने उनको अपने साथ बात करने के बहाने स्टार्ट किए हैं। फरारी के वक्त में किस तरह से पुलिस उसका पहुंची थी, कौन सा मोबाइल नंबर ये यूज़ कर रहा था और किस तरह से पुलिस ने उसे ट्रेस किया? वैसे तो जब से इसको पता ही था तो ये बचने के पूरे तरीके रख रहा था, अपने फ़ोन वोन डायरेक्टली यूज़ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ अपना दूसरे एक इंटरनेशनल नंबर के माध्यम से ही जिससे भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। और होटल भी जैसे पहले था कि हर दूसरे दिन बदल लेता था ताकि पकड़ में ना आए, और टैक्सी वगैरह यूज़ करता था ताकि इसकी आइडेंटिटी आगे ना निकले कि कौन यूज़ कर रहा है। और जहाँ आखिरी होटल में पकड़ा गया वो अपने पुराने नाम इसने भर रखा था ताकि एकदम से कोई पुराने नाम से शायद ना लिंक कर पाए। तो इंटरनेशनल नंबर भी यूज़ कर रहा था कि ताकि पकड़ में ना पाए? हाँ जी, वो इंटरनेशनल नंबर इसके पास, क्योंकि ये विदेश जाता रहता था तो इसने ले रखे थे, तो इंटरनेशनल नंबर का यूज़ कर रहा था। सीसीटीवी ऐप भी इसके मोबाइल से रिकवर किए, तो वो क्या है उसके बारे में? नहीं, इसमें ये आरोप थे कि ये जितने भी अंदर सीसीटीवी कैमराज है उनका एक्सेस इसने अपने फ़ोन पे ले रखा था, जो कि उससे पुख्ता हो रहा है क्योंकि उसके पास उसमें ऐप में इसको मिल रहा है। तो अभी इसमें और भी गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि जिस तरह से रोल जो बाकियों के भी सामने एग्जामिन किए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जी, इसमें जिसका भी जो रोल आएगा उस हिसाब से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले में जोमैटो डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आउटर नॉर्थ डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि 29 तारीख की रात करीब 9:55 पर पीसीआर को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने डिलीवरी लेने के बाद पैसे नहीं दिए हैं और डिलीवरी बॉय के साथ हाथापाई की। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी ने पुलिस कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की और गाली गलौज किया। 29 का ये इंसिडेंट है। रात के 9:55 पे पीसीआर की कॉल आई थी कि एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय जिसकी डिलीवरी ले ली फूड की और उसको पैसे नहीं दे रहे, गाली गलौज कर रहे, उसके साथ हाथापाई कर रहे हैं। तो ये कॉल पर पीसीआर पहले पहुंची और उन्होंने जाके शांति अपार्टमेंट में उस पर्टिकुलर जगह पे जाके जो जिसने फूड की डिलीवरी ली थी उसको समझाने की कोशिश की कि अब इस तरह से ना करें, बट वो उसने उनके साथ गाली गलौज कर दी। तो पीसीआर वालों ने पुलिस स्टेशन में कॉल की कि सच थिंग इज हैपनिंग हियर। तो पुलिस का स्टाफ वहाँ पे पहुंचा, उन्होंने जाके उसको समझाने की कोशिश की। तो पहले तो उस व्यक्ति ने 2 लोग अंदर बैठ के दारू पी रहे थे, पुलिस वालों को अंदर बुलाया, उनके साथ मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की। तब फिर उनको ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए उनको ले जाया गया नीचे, और उसके बाद सीधा उसको क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था तो उसको सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी एमएलसी की गई। और जब चूंकि ये डिलीवरी बॉय को कहीं और डिलीवरी करने के लिए जाना था तो उसने उस वक्त कंप्लेंट नहीं दिया, तो उसके बाद हमने उसको समझा बुझा के वापस उसको भेज दिया था। तो इसका प्रोफाइल क्या है जो नशे में था और क्या एमएलसी भी करवाई गई थी? ऋषि कुमार नाम का व्यक्ति है, ये गवर्नमेंट टीचर बताया जा रहा है। तो क्या शुरू में सिर्फ अपनी आइडेंटिटी भी छुपाने की कोशिश की थी? एमएलसी में उसने अपना नाम राजकुमार बताया है और जबकि नाम ऋषि कुमार है। उसकी एमएलसी भी करवाई गई थी, तो क्या निकला उसको? एमएलसी में अल्कोहल पॉजिटिव निकला है और एब्रेजन्स वगैरह आए हैं छोटे मोटे, और उसमें हमने फिर हमारे एडिशनल डीसीपी को इंक्वायरी भी मार्क कर दी है कि जो भी उसमें तथ्य निकल के आएगा उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। सर, इस पूरे मामले की क्या इंक्वायरी करवाई जाएगी? क्योंकि जिस तरह से एलिगेशन जो दिल्ली पुलिस के ऊपर लगाए हैं, सीसीटीवी फुटेज भी वायरल की गई है, तो क्या इसमें कोई इंक्वायरी और कौन? हमने एडिशनल डीसीपी को एक इंक्वायरी मार्क की है, जिस उस हिसाब से जो तथ्य वापस बाहर आएंगे उस हिसाब से एक्शन हम लेंगे।
और जिस तरह से उसने एक पुलिस की छवि को भी खराब करने की कोशिश करी, जिस तरह से वायरल करी है सीसीटीवी फुटेज और ये कहा गया कि पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, तो क्या अगर इंक्वायरी में अगर इसके खिलाफ तो इसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि वो पीसीआर के साथ भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, पुलिस के साथ भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो पुलिस को थोड़ा सा फोर्सफुली उसको वहां से ले जाना पड़ा और वो पुलिस ने ले जाके पुलिस स्टेशन वगैरह नहीं ले गए, वो सीधा हॉस्पिटल लेके गए लुकिंग एट हिज कंडीशन, और वहां से ही फिर उसको पूछताछ करके पुलिस स्टेशन में लाके जब जो डिलीवरी बॉय को कहीं और जाना था तो ही वाज नॉट गिविंग कंप्लेंट एट दैट टाइम, तो उसके बाद काउंसिल करके उसको छोड़ दिया गया था। तब इसके खिलाफ भी अगर एक्शन होगा, अगर ये दोषी पाया जाता है कि जिस तरह से उसने अगर डिलीवरी बॉय की तरफ से कंप्लेंट आती है तो उसमें भी एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।